घायल हिराक अपने ध्यान से वापस लौट आता है और वापस आने के बाद योद्धा हिराक के साथ हुए अन्याय के बारे में सोचता है कि पहले हिराक की जय जयकार हो रही थी और आज अपंग होने की वजह से वो और उसका परिवार मजाक बन के रह गए हैं। हिराक अपने घायल शरीर के बारे में सोचता है। मेरे अंदर की 12 तह की कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। अपने ध्यान मग्न में जाकर मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, तभी मैं पूरी तरह से ठीक हो पाऊंगा। मेरे शरीर को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और ध्यान की आवश्यकता है, और वहीं मेरे पहले जन्म में घाव को ठीक करने के लिए मुझे गहन शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था। वैसे मुझे दोनों में कुछ ज्यादा अंतर पता नहीं, इसलिए मैं अपने तरीके से ही खुद को काबिल बनाने में लगा हूं। घायल हिराक इन्हीं सब सोच में डूबा रहता है कि तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिससे उसका ध्यान टूट जाता है। वो लंगड़ाता हुआ जाता है और दरवाजे की दरार से देखता है कि बाहर उसकी मां किसी से बहस कर रही होती है। धरा राजकुंवर के दोनों सेवकों को चिल्लाते हुए कहती है, इसमें तो 20 ही सोने के सिक्के हैं, बाकी के कहां हैं? एक सेवक उनसे बोलता है कि वो महाराज ने इतने ही सिक्के भेजे हैं। धरा को यकीन नहीं होता और वो बोलती है कि वो खुद राजा भौर कुंवर से बात करेगी इस बारे में। वो दोनों सेवक सुनकर हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, आप भी जानती हैं कि अब वित्त संबंधी फैसले हमारे महाराज राजकुंवर लेने लगे, और रही बात महाराजा भौर कुंवर की, वो तो पहाड़ के एक आश्रम में रहने चले जा चुके हैं, सारी मोह माया से दूर। कभी लौटेंगे भी कि नहीं ये भी किसी को नहीं पता। तो जो है उनसे काम चलाओ। वैसे भी हमारे महाराज अपंगों के मुंह नहीं लगते, लेकिन परिवार समझ के इतनी दया भाव दिखा दी, यही काफी समझे। ये कहते हुए वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। धरा परेशान होती है और उसको समझ नहीं आता कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा, और साथ ही हिराक का इलाज। इसी परेशानी को सोच सोचकर धरा की आंखें भीग जाती हैं। तभी अंदर से गुस्से से भरा हिराक बाहर निकल के आता है और उन दोनों सेवकों को रोकता है। ठहरो तुम दोनों। वो दोनों सेवक मुड़कर देखते हैं और हिराक को देखकर डर के चौंक जाते हैं कि ये तो काफी हद तक ठीक हो चुका है। लेकिन हिराक को अभी चलने में दिक्कत होते देख उनकी जान में जान आ जाती है। हिराक गुस्से में बोलता है, बचे हुए सिक्के वापस करो। तभी उनमें से एक सेवक पूछता है, कौन से सिक्के? हमारे पास कोई सिक्के नहीं है। हिराक फिर उनको घूरते हुए बोलता है कि आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दो वरना। हिराक पूरा बोल भी नहीं पाता और वो दोनों सेवक जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, वरना क्या? हाँ, तू मारेगा हमें, अपंग कहीं का। हिराक की मां घबरा जाती है और हिराक को मना करती है कि इनके मुंह मत लगो, ये महाराज के आदमी है, इन्हें जाने दो। हिराक नहीं मानता है और उन दोनों को फिर से आगाह करता है कि अगर मेरे 3 गिनने से पहले तुम दोनों ने मेरे सिक्के वापस नहीं किए तो सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। एक सेवक चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं है हमारे पास कोई सिक्के विक्के। ऐसा कहते हुए वो दोनों जाने लगते हैं। हिराक बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है, 1। वो दोनों फिर भी नहीं रुकते और आगे बढ़ने लगते हैं। हिराक फिर बोलता है, 2। वो दोनों सेवक थोड़े धीमे होते हैं लेकिन रुकते नहीं। हिराक बहुत तेज आवाज में बोलता है, 3। ऐसा बोलते हुए वो बहुत तेजी से डंडा घुमाते हुए उन पर फेंकता है और वो दोनों सेवक मुंह के बल गिर जाते हैं। वो दोनों पूरी तरह से खड़े भी नहीं हो पाते कि हिराक तेजी से हवा में छलांग मारता हुआ उन पर वार करता है, जिससे वो दोनों वहीं चित हो जाते हैं। उन दोनों की जेब में से हिराक 10-10 सोने के सिक्के की पोटली निकालता है और अपनी मां को दे देता है। धरा एकदम अचंभित अपने बेटे को बस एकटक देखती रह जाती है और हिराक अपनी मां को अनदेखा कर अपने कमरे में वापस आ जाता है और सोचता है कि वो उन दोनों सेवकों को बस इसलिए मात दे पाया क्योंकि उसने पीछे से वार किया, जिससे वो दोनों उस पर हावी नहीं हो पाए। हिराक अपनी गहन शक्ति का उपयोग कर फिर से अपने अभ्यास में जुट जाता है। दूसरी ओर वो दोनों सेवक आवेश के पास जाते हैं। आवेश उनकी ये हालत देखकर पूछता है,
तुम दोनों का यह हश्र किसने किया? वो दोनों हिराक के घर का पूरा किस्सा सुनाते हैं। आवेश को यकीन नहीं होता कि हिराक ने अपने से ऊपर 5वें स्तर वाले को हरा दिया। आवेश हड़बड़ी में उठता है और तुरंत यह खबर जाकर बाला को देता है। बाला उसकी बात सुनकर बोलता है कि ये दोनों सेवक में दम ही कितना है। और रही हिराक की बात, तो वो कभी परम योद्धा हुआ करता था और ऐसे छुट्टे पुंज को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए बाला आवेश को आश्वस्त करता है। दूसरी ओर शाम को हिराक ध्यान लगा के अभ्यास कर रहा होता है। तभी हिराक के पिता उदय कुंवर वहां आ जाते हैं और गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, तुम्हारी मां ने बताया कि तुमने आज 2 लोगों को मार भगाया, क्या यह सच है? हिराक हां में सर हिलाता है। यह सुनते ही उदय कुंवर का चेहरा चमक उठता है और वो हिराक से पूछता है, तो क्या तुम परम युद्ध की होने वाली पहली लड़ाई के लिए तैयार हो? हिराक मना कर देता है कि वो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, लेकिन जल्द ही तैयार हो जाएगा। उदय कुंवर की आंखें नम हो जाती हैं और वो पिछली बातें सोचने लगता है कि कैसे वो भी एक योद्धा हुआ करता था, लेकिन राजकुंवर ने उसे छल से अपंग कर दिया, जिससे उसे बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ी। पिछले 2 सालों में जैसे वो एकदम गरीब हो गए हैं। हिराक के अपंग होने के बाद उनसे उनका पूरा राजपाट हड़प लिया गया है और वो बस हर माह 50 सोने की गिन्नियां भिजवा देते हैं। हिराक अपने पिता को सोच में डूबा देख उनके कंधे पर हाथ रखता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि अब वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वो और ज्यादा बेहतर हो गया है। उदय कुंवर हिराक की बात पर मुस्कुराते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। हिराक अपने ध्यान और योग से काफी हद तक ठीक हो जाता है। एक दिन हिराक अपने पवन मुद्रिका में ध्यान कर रहा होता है। आखिरकार उस मुद्रा को करने में सफल रहता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन हिराक का मनोबल बढ़ता जा रहा था। अब बस 2-4 स्तर ही दूर था परम योग्य बनने के लिए। लेकिन हिराक की पसलियां अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वो कुछ जड़ी बूटियां खरीदना चाहता था। क्योंकि वो काफी हद तक स्वस्थ है, इसलिए वो बाहर जा सकता था। हिराक अपने घर से बाहर निकलता है और वो घूमता हुआ पास में लगे हाट में चला जाता है। उसने ऐसे हाट पहले कभी नहीं देखे थे। वो इधर उधर देखता है, इतनी सारी दुकानें, वहां सारे दुकानदार लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ बेच रहे थे। हिराक वहां आकर काफी हल्का महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वो इतने दिनों से बस अपने कमरे में खुद को बेहतर बनाने में लगा था। वो आराम से वहां घूम रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने लगे एक बड़े से तख्त पर जाती है, जहां जड़ी बूटियों का जिक्र था। हिराक उस बड़ी दुकान के अंदर जाता है और देखता है एक बहुत ही सुंदर सी लड़की झुककर सबका स्वागत कर रही होती है। हिराक उस सुंदर लड़की को देखते हुए अंदर की ओर चला जाता है। वहां कई प्रकार की औषधियां रखी थी, जैसे हड्डी को जोड़ने वाली, घाव भरने वाली। हिराक एक उठाता है और उसकी कीमत 500 सोने के सिक्के देखकर वापस रख देता है। वहां सभी औषधियों की यही कीमत होती है। वो औषधियों की जानकारी वहां खड़ी खूबसूरत लड़की से पूछता है, तो वो उसे बताती है कि ये सारी औषधियां कैलाश पर्वत पर बसे जंगल से लाई जाती है, जिसका रास्ता खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इन सब औषधियों की कीमत इतनी ज्यादा है। तभी हिराक की नजर उस औषधि पर पड़ती है जिस पर आत्म औषधि लिखा होता है। वो उसे उठाता है और बड़ी खुशी से उसकी ओर देखता है कि यही तो उसे चाहिए थी। लेकिन उसकी कीमत को देखते हुए वो बस कुछ ही बूटी लेता है। हिराक लौटते हुए हाट से गुजर रहा होता है कि तभी उसकी नजर जाती है। वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। वो उस ओर देखने जाता है। वो देखता है कि एक 17-18 साल की बहुत सुंदर सी लड़की नीचे बैठी हुई है और उसके सामने एक तख्त रखा हुआ है, जिस पर कुछ लिखा हुआ था कि जो भी उसकी मां का अंतिम संस्कार करने में उसकी मदद करेगा, वो जीवन भर उसकी दासी बन के रहेगी। और एक जमींदार किस्म का मोटा आदमी उस भीड़ का संचालन कर रहा था।
हिराक को समझ में आ जाता है कि इस साम्राज्य में बड़े राजाओं, व्यापारियों का गुजारा अच्छे से होता है, बाकी के लोग जैसे तैसे अपना खान पान कर गुजारा करते हैं और इसलिए यहां खुद पर बोली लगाकर बेचना आम बात है। हिराक वहां खड़े लोगों की तरह तरह की बातें सुनता है, जैसे कि इसे हम अपने घर की नौकरानी बना लेते हैं, और कुछ लोग गंदे विचार रखते हैं जिसे सुनकर हिराक को अच्छा नहीं लगता। तभी उन्हीं में से एक अमीर व्यापारी बोलता है, मैं इसे 10 सोने की गिन्नियों में खरीदना चाहता हूं। और उस लड़की की बोली लगनी शुरू हो जाती है। एक मोटा सा भद्दा सा आदमी उसकी बोली लगाता है, 10 सोने के सिक्के। फिर भीड़ में से कोई 30 सोने के सिक्के बोलता है। एक आदमी बुरी नजर से देखते हुए 50 सोने के सिक्के बोलता है। तभी अचानक पीछे से कोई जोर से चिल्लाकर बोलता है, 200 सोने के सिक्के। सब पीछे मुड़ के देखते हैं, यह तो राजसी सेवक है। वो सेवक बोलता है कि इसे हमारे छोटे मालिक राजकुमार आवेश ने खरीदा है। इतना बोलकर सेवक उस मोटे आदमी की ओर सिक्कों से भरी एक पोटली फेंक देता है। लालच भरी आंखों और लपलपाती हुई जीभ को निकालकर वो मोटा आदमी तुरंत उस पोटली को खोलकर देखता है और बिना ऊपर देखे ही कहता है, ले जाओ इस लड़की को, आज से ये तुम्हारी जागीर। हिराक से ये सब देखा नहीं जाता और वो उनके बीच में चला जाता है और उस मोटे आदमी को धक्का देते हुए उस लड़की को सहारा देकर उठाता है। पीछे से मोटा आदमी चिल्लाता है कि अगर तुम्हें यह लड़की चाहिए तो इसकी बोली लगाओ। हिराक उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है और चिल्लाता है, बोली चीजों की लगती है, इंसानों की नहीं। ऐसा कहते हुए वो सामने पड़े सोने के सिक्के उठाता है और उस लड़की को देते हुए कहता है, जाओ यहां से और अपनी मां का अंतिम संस्कार कर लो। इतने में वो सेवक आता है और हिराक को धमकाता है कि जानते हो ना कि तुम किससे उलझ रहे हो, यह राजकुमार आवेश का आदेश है। उनकी आज्ञा का पालन न करना मतलब खुद की मृत्यु को आगमन देना है। हिराक गुस्से में बोलता है, तो जाओ अपने राजकुमार से कहो कि गरीबों पर अत्याचार करना बंद करें। आंखों में एक चेतावनी लिए वो सेवक गुस्से में वहां से चला जाता है। वो लड़की हिराक को झुककर शुक्रिया करती है और वहां से चली जाती है। वो सेवक हड़बड़ाते हुए आवेश के पास पहुंचता है। उसकी हालत देखकर आवेश एक बुलंद आवाज में कहता है, तुझे क्या हुआ, इतना घबराया क्यों है? इस पर वो सेवक कहता है, राजकुमार, वो हिराक, वो चलने फिरने लगा है। अभी अभी मैंने उसे देखा, हिम्मत बढ़ गई है उसकी। इतना कहते हुए सेवक हाट में हुआ पूरा किस्सा आवेश को सुनाता है। वो सुनने के बाद आवेश के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आती हैं और वो कहता है, उस हिराक पर नजर रखो, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। आवेश के कानों में बार बार उस सेवक की बात गूंज रही थी कि हिराक अब पहले से बेहतर होने लगा है। आखिर में अपने ख्यालों से तंग आकर आवेश से रहा नहीं जाता और वो उसके अच्छे लड़ाकू योद्धा सेन सिंह को हिराक पर हमला करने के लिए भेजता है। वहीं हिराक कैलाश पर्वत के जंगल से जड़ी बूटियों को लाने के लिए बाजार में पता लगाता है कि तभी उसे कई सारे लोग उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। वो सतर्क हो जाता है और वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है कि तभी आवेश के सिपाही उसे घेरा बना के घेर लेते हैं। हिराक उन सबके बीच में खड़ा होकर उन सबको नजर घुमाते हुए देखता है कि तभी उनके पीछे से मंत्री सेन सिंह आता है और हिराक पर तंज कसते हुए बोलता है, परम योद्धा की जय हो। वहां खड़े सभी सैनिक हंसने लगते हैं। हिराक कुछ नहीं बोलता और उन्हें नजरअंदाज करते हुए उनके बीच से जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे नहीं निकलने देते हैं। मंत्री सेन सिंह हिराक को उकसाता है, क्या हुआ, डर गए? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत बहादुर बन रहे थे, अब क्या हुआ? वो ऐसा बोलते हुए हिराक के कंधे को छूने की कोशिश करता है कि तभी हिराक अपने हाथ से धक्का देता हुआ उसके हाथ को 3-4 बार हवा में चक्री की तरह घुमा देता है, जिससे उसका हाथ थोड़ी देर तक हवा में ही घूमता रह जाता है। सभी सैनिक ये देख एकदम भौचक्के रह जाते हैं। तभी हिराक वहां से जाने लगता है तो वो मंत्री फिर उस पर हमला करते हुए
हिराक के सिर पर वार करने की कोशिश करता है। हिराक को समझ आ जाता है और वो नीचे झुकते हुए उसके पैरों पर जोर से वार करता है, जिससे वो मंत्री बहुत बुरी तरह दूर जाकर गिरता है। वो मंत्री उठता है और गुस्से में अपने सभी सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मारो इसे, छोड़ना मत। ये सुनते ही सभी सैनिक एक साथ हिराक पर हमला कर देते हैं। हिराक हवा में उछलते हुए गोल गोल घूमकर अपने पैरों से ऐसे हमला करता है जैसे कि ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो। सारे सैनिक उछलकर दूर गिर जाते हैं। वहीं मंत्री ये देख चौंक जाता है और वो अपनी खुखरी को तेज रफ्तार में उछालकर हिराक पर निशाना साधता है। वहीं हिराक अपनी ओर आ रही खुखरी को अपने हाथों से उसकी ओर बिना देखे उसे रोक लेता है और उसे वापस से घुमाते हुए उसी की ओर निशाना लगाता है, जिससे वो मंत्री बाल बाल बचता है। हिराक अपने आसपास देखता है कि हाट के व्यापारी और सभी लोग उसे बड़े ध्यान से आंखें फाड़ देख रहे होते हैं। हिराक उन लोगों की ओर देखते हुए अपना सामान उठाता है और वहां से चला जाता है। वही घायल पड़ा मंत्री दर्द से कराहते हुए गुस्से में अपने सैनिकों को चिल्लाते हुए कहता है, अरे देख क्या रहे हो मूर्खों, मुझे उठाओ और मुझे राजकुमार आवेश के पास ले चलो। वो सैनिक तुरंत मंत्री के भारी भरकम शरीर को उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। हिराक की ये लड़ाई की बात तीनों राज्यों में आग की तरह फैल जाती है, यहां तक कि यह बात राजकुंवर तक भी पहुंच जाती है। और वहीं दूसरी ओर घायल मंत्री सेन सिंह आवेश के पास जाता है और उसे सारी आप बीती सुनाता है। आवेश को यकीन नहीं होता कि अपंग हिराक ने 10वें स्तर वाले योद्धा को हरा दिया। उसके सैनिकों ने उसकी कलाओं के बारे में बताया कि वो कुछ ज्यादा ही योग्य हो गया है। तभी अचानक वहां राजा का खबरी आता है और वो आवेश को बताता है कि मंत्री सेन सिंह और आवेश को कांतिपुर के महल में बुलाया गया है। वहीं दूसरी ओर यह बात राजकुंवर तक भी पहुंच जाती है और उसे यकीन नहीं होता है, इसलिए वो आवेश और सेन सिंह दोनों को वहां बुलवाता है। आवेश बताता है कि बाजार में एक नीलामी में हिराक ने दखल दी थी, इसलिए उसने मंत्री सेन सिंह को भेजा था और वहीं हिराक ने 10 सैनिकों को ऐसे उठाकर फेंका जैसे ये उसके बाएं हाथ का खेल हो। राजकुंवर ने गुस्से में मंत्री की ओर देखा। वहीं मंत्री सेन सिंह राजकुंवर की आंखों में गुस्सा देखकर अपनी नजरें झुकाए माफी मांगने लगता है और बोलता है, महाराज, उसके पास कुछ नए पैतरे हैं। उसने इतनी जल्दी वार किया कि मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। राजकुंवर को यकीन नहीं होता कि उस अपंग उदय कुंवर और उसके अपाहिज बेटे हिराक में अचानक इतनी शक्तियां कहां से आ गई। तभी बाजार वाली खबर सुनकर वहां पर बाला आ जाता है और साथ में दोनों सेवकों को मारने वाली कहानी सुनाता है। बाला बताता है कि तब हमने हिराक को जाने दिया था, लेकिन अब लगता है कि मामला गंभीर है। तभी बाला अपने पिताजी के आगे आते हुए फिर कहता है, पिताजी, लगता है इन दोनों बाप बेटे पर नजर रखनी पड़ेगी। राजकुमार बाला की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाता है। वहीं हिराक बाजार से वापस आकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है और वहां रखे ग्रंथ में आत्मा शक्ति जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि यह जड़ी बूटी आपके शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के साथ साथ आपके लिए अच्छा भाग्य भी लाती है। हिराक ये देखकर खुश हो जाता है और वो 3-4 दिन बिना बाहर निकले बस इसी के बारे में पढ़ रहा होता है और इसके साथ ही वो 2 स्तर और आगे निकल जाता है। अब बस आखिरी के 2 स्तर बचे थे और परम योग्यता के लिए वो अपने पिछले जन्म की शक्तियों के साथ अपने स्तर को पा रहा था। साथ ही अब उसका शरीर भी ठीक होने लगा था। उसकी आंतरिक मजबूती भी वापस लौट आई थी। हिराक अब जान चुका था कि इस दुनिया में युद्ध कला बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां के लोगों के लिए यह एक पूजा के समान है और सबसे खास बात कि यहां की युद्ध कला के कोई नियम कानून नहीं है। हिराक का हमेशा से सपना था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा और इसीलिए अब वो ये सपना यहां इस दुनिया में पूरा करेगा। हिराक अपने कमरे में ध्यान कर रहा होता है कि तभी वहां अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। हिराक दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि उसकी मां मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही होती है। हिराक को समझ नहीं आता और वो सर हिलाते हुए कहता है,
क्या हुआ मां? तभी धरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमसे कोई मिलने आया है। हिराक ये सुन सोच में पड़ जाता है और वो अपनी मां की ओर देखता हुआ बाहर चला जाता है और देखता है कि दरवाजे पर वही हाट वाली लड़की खड़ी होती है जिसे हिराक ने बिकने से बचाया था। वो लड़की दिखने में बहुत ही साधारण नजर आ रही थी, लेकिन वो थी बहुत सुंदर। उसके हाथ में एक पोटली थी और वो हिराक के इंतजार में दरवाजे के पास ही खड़ी थी। जैसे ही वो लड़की हिराक को देखती है, वो उसके सामने झुकती है और हिराक को अपना मालिक बोलते हुए कहती है, नमस्कार मालिक। हिराक और धरा दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। हिराक उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नहीं उठती है। तभी वो असहाय होकर अपनी मां की ओर देखता है। धरा मुस्कुराती है और उसको उठाती है, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानती है। तभी हिराक उसे ऊंची आवाज में बोलता है, उठ जाओ, अभी के अभी। वो लड़की जल्दी से जी मालिक बोलते हुए खड़ी हो जाती है। हिराक उसे घर के अंदर बुलाता है और कहता है, तुम अंदर आओ और आराम से बैठो और फिर अपनी बात कहो। इस बीच धरा उस लड़की को देख रही होती है। पहली ही नजर में उसे वो लड़की बहुत प्यारी लगती है। हिराक और उसकी मां बैठ जाते हैं, लेकिन वो लड़की वहीं खड़ी रहती है। हिराक परेशान होकर अपनी मां की ओर देखता है और थोड़ा चिढ़ के पूछता है, अपना नाम तो बता सकती हो? वो लड़की हां में सिर हिलाती है और कहती है, मेरा नाम इतिशा है। हिराक उसके नाम की तारीफ करते हुए पूछता है, इसका क्या मतलब है, बताओगी? इतिशा मुस्कुराती हुई बोलती है, हां, इस नाम का मतलब है अंत के बाद आरंभ। हिराक उसके नाम का मतलब सुनकर बहुत प्रभावित होता है और उसे समझाता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ, वो उसके साथ हुए व्यवहार को देखकर खुद को नहीं रोक सका, इसलिए उसकी मदद की। और तभी वो इतिशा के हाथ में पोटली देखते हुए बोलता है, उसे किसी भी तरह का आभार प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हां, हम एक अच्छे मित्र बन सकते हैं अगर तुम चाहो तो। इतिशा भावुक होते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और हिराक से कहती है, मैंने खुद से वचन लिया था कि जो भी उसकी मां के अंतिम संस्कार करने में उसकी मदद करेगा, वो जिंदगी भर उसकी गुलाम बन के रहेगी। और तभी वो हिराक से विनती करती है कि वो उससे ये हक न छीने। और ऐसा कहते हुए वो लगातार सिसक रही होती है कि तभी हिराक फिर अपनी मां की ओर मदद के लिए देखता है। धरा उस बच्ची को अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उठाती है और फिर वो हिराक से पूरी बात बताने के लिए बोलती है। वहीं हिराक उस वक्त हुई घटना को अपनी मां को सुनाता है। धरा को सब समझ आ जाता है और वो इतिशा को पूछती है कि क्या वो जिंदगी भर हिराक के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है। इतिशा हां में अपना सिर हिलाती है। तभी धरा हिराक की ओर देखते हुए बोलती है, यह हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन एक नौकर की तरह नहीं, बल्कि हमारी बेटी की तरह। हिराक को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती है और वो इस बात में अपनी सहमति जताता है। हिराक के माता पिता इस बात से बड़े खुश थे, और हो भी क्यों ना, बात जाहिर सी थी कि इतने दिनों बाद किसी तरह की खुशी का पल उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए आया था। धरा दुआ करती है कि बस ऐसा ही बना रहे और हमारे घर को कभी किसी की नजर न लगे। तभी एक दिन हिराक के पिता उसे बात करने के लिए अकेले में बुलाते हैं। हिराक अपने पिताजी के साथ कमरे में बैठा होता है कि तभी उसके पिताजी उससे पूछते हैं, कुछ दिनों पहले हाट में मंत्री सेन सिंह को तुमने मारा था, क्या यह सच है? हिराक हामी भरते हुए पूरी कहानी सुनाता है। उसके पिताजी को यकीन नहीं होता कि हिराक ने इतने सारे लोगों को एक साथ मार गिराया। वो बताते हैं कि यह बात आग की तरह पूरे तीनों राज्यों में फैल चुकी है। हिराक को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं उदय कुंवर को हिराक के चेहरे पर एक भी शिकन ना आते देख उससे पूछते हैं, तो क्या तुम अब तैयार हो परम योद्धा की प्रतियोगिता के लिए? हिराक हामी भरता है और यह सुन उदय कुंवर एकदम खुशी से उछल उठते हैं। साथ ही वो थोड़ा घबराते हुए बड़बड़ाने लगते हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी सारी कोशिकाएं नष्ट हो चुकी थी, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, कभी लड़ नहीं सकते थे। वो इधर उधर विचलित होते हुए घूमने लगते हैं कि तभी हिराक
उन्हें हाथ पकड़ के बैठाता है, लेकिन वो नहीं सुनते और फिर उससे डर और उत्सुकता से पूछते हैं, क्या तुमने कोई शैतानी शक्ति की प्रार्थना की है? हिराक ये सुन चौंकते हुए पूछता है, क्या यह मुमकिन है? उदय कुंवर फिर बड़बड़ाने लगता है, पहले ऐसा सुना था कि लोग परम योद्धा जीतने के लिए कुछ शैतानी शक्तियां उधार लेते थे, लेकिन हां, उसका हर जाना भी बहुत गंभीर और खतरनाक होता था। हिराक अपने पिताजी को इतना घबराते देख शांत करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सुनते ही उदय कुंवर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही सवाल करते हैं कि फिर यह कैसे मुमकिन है? यह ताकत आखिर आई कहां से? हिराक एक गहरी सांस लेते हुए अपने पिताजी से बैठने का आग्रह करता है और फिर उन्हें वो पूरी कहानी सुनाता है। आपको याद है, आज से कुछ महीने पहले मैं घायल हुआ था और तब मैं लंबे समय के लिए बेहोश हो गया था। तब आप सभी को लगा था कि मैं अब कभी वापस ठीक नहीं हो पाऊंगा। उदय कुंवर बड़े ध्यान से बात सुन रहे होते हैं और उनकी आंखें चमक रही होती हैं। वो हामी भरते हैं और हिराक को आगे बताने के लिए बोलते हैं। हिराक फिर थोड़ा हिचकिचाता है और आगे बोलता है, तब मैं एक अमर सपना देख रहा था। उदय कुंवर चौंक कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अमर सपना? क्या?